हेलो फ्रेंड्स, आरके स्टडी प्लस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी चर्चा करेंगे इतिहास के बारे में, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब इतिहास का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने इतिहास को अभी नहीं पढ़ा है आपके यूट्यूब पोर्टल पर, लेकिन अब हम जो है यहाँ से हम पहली क्लास अब लेने जा रहे हैं, ठीक है। और फिर एक नए जोश के साथ हम लोग क्या करते हैं, एक सेगमेंट को, जैसे पिछला सेगमेंट हमने पॉलिटी पर हमने जो है क्या किया है, बहुत सारा लेक्चर डाला है उस पर पॉलिटी पर, और आप लोग पॉलिटी को देखिएगा जाकर, ठीक है। और अब हम लोग क्या करते हैं कि इतिहास में सबसे पहले आज तो हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद लेकिन ये भी क्लास इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें हम बेसिक चीज़ें बताएंगे आपको इतिहास की, कैसे इतिहास को पढ़ा जाता है। इतिहास में मतलब जो है कैसे, क्या आद्य ऐतिहासिक काल या प्राक ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल में अंतर क्या होता है। और उसके बाद जैसे जो भी सब्जेक्ट रहेगा तो उसका क्रोनोलॉजी जैसे हम आज बताएंगे आपको। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो यही समझ लेते हैं कि इतिहास होता क्या है। तो पहले तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यही क्लियर कर लेते हैं कि क्या होता है इतिहास। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तीन चीज़ें जानेंगे बस, एक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में हम लोग क्या जानेंगे कि प्राक शब्द, प्राक ऐतिहासिक मतलब प्राक सभ्यता, यानी प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य सॉरी आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। तीसरा क्या रहेगा, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो इस तरीके से तीन काल हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्राक ऐतिहासिक काल होता क्या है, तो हम लोग जान लेते हैं। पहले तो यही जान लेते हैं कि प्राक ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो प्राक ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जहां पर केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही हमें इतिहास लिखना पड़े। स्पष्ट बात, क्लियर। तो बस वही आपका प्रागैतिहासिक काल है। जैसे सपोज दैट कि इसके अंतर्गत जैसे तो आ जाता है आपका पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, और इसको कहते हैं पाइलोलिथिक, इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, पाइलोलिथिक एज, स्टोन एज, ठीक है। फिर उसके बाद जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पाषाण काल। ये दो आते हैं इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। क्यों, क्योंकि इसमें जो है क्या होता है कि ओनली जो है जो भी साक्ष्य प्राय पाए जाते हैं वह सब किस आधार पर पाए जाते हैं, केवल मतलब जो है पुरातात्विक साक्ष्य पाए जाते हैं, मतलब उत्खनन के आधार पर केवल साक्ष्य पाए जाते हैं। ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिलता है जो लिखित अवस्था में हो, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। जो भी है वो चाहे हैंडेक्स प्राप्त करी गई हो, चाहे चापर चेपिंग पेबुल कुछ भी प्राप्त किया गया हो, वो सब जो है उसके उत्खनन के आधार पर ही पता चल पाया है कि यहाँ पर ऐसी संस्कृति रही है। और ऐसी संस्कृतियों में जो है वो मतलब जो उपकरण पाए गए हैं उनमें कार्बन डेटिंग या यूरेनियम डेटिंग विधि से प्रयोग करके उनका हम काल निर्धारण किए, तो पता चला हमको ये इतने समय पुरानी है। तो इस आधार पर जो है हम लोगों ने क्या किया कि इसका जो है पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को रखा है। तो ये हो गया आपका प्राक ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या कहा जाए, प्राक ऐतिहासिक, इसके इसमें एक इसके मेन डिफिनेशन क्या है कि पुरातात्विक साक्ष्य के पुरातात्विक साक्ष्य पर ही केवल निर्भरता है, ऐसे मान के चलिए, ठीक है। केवल पुरातात्विक साक्ष्य पर ही निर्भरता। अब उसके बाद आ जाते हैं, अगर हम इस पर आ जाते हैं दो पर, आद्य ऐतिहासिक काल, तो इसके भी दो पहलू हैं। इसमें दो पहलुओं को हम लोग समझ लेंगे। तो पहला, यानी इसको ए टॉपिक डाल दीजिए, इसको बी डाल दीजिए। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है कि पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य और
साहित्यिक साक्ष्य, ठीक है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि पुरातात्विक साक्ष्य पाए गए हैं ए में और साहित्यिक साक्ष्य भी पाए गए हैं, लेकिन शर्त यह है कि लिपि के अभाव में साहित्यिक साक्ष्य पढ़े नहीं अभी गए हैं, ठीक है। जैसे ब्राह्मी लिपि पढ़ी गई वैसे ही ये लिपि अभी नहीं पढ़ी गई है। तो इस तरीके से आप जो है याद रखेंगे कि साहित्यिक साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं लेकिन अभी पढ़ी नहीं गई है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो एक तो ए आधार हो गया। तो इसके अंतर्गत आ क्या क्या जाता है, पहले तो ये भी थोड़ा हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो इसके अंतर्गत आ जाता है पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। जैसे इसमें क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा इसमें देखिए पुरातात्विक साक्ष्य है और साहित्यिक साक्ष्य है। मतलब एक तो हो गया हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, क्लियर। हड़प्पा सभ्यता को कैसे हम कहेंगे कि ये जो है इसमें इसके अकॉर्डिंग है, मतलब कहने का मतलब है इस आधार पर ये कैसे है। तो अब देखिए इसको समझिए कि हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि पाई गई बूस्टोफ्रेडन, जो कि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, लेकिन जो अभी निर्भरता किस पर बनी हुई है, पुरातात्विक साक्ष्य पर। तो इस आधार पर इसको हम क्या कहेंगे, हड़प्पा सभ्यता इसके अंतर्गत आ जाता है। दूसरा क्या आ जाता है, वैदिक सभ्यता आ जाता है, वैदिक सभ्यता, ठीक है। अब वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता में भी लिपि का अभाव है, ठीक है। जब लिपि का अभाव है तो फिर वो श्रुति संहिता के आधार पर आज भी मतलब जो चला है आगे की ओर, जो है जो भी उसका इतिहास प्राप्त होता है वो जैसे किसी ना किसी के माध्यम से सुना हुआ प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया जो भी, जैसे मान लीजिए हम ये सब बता रहे हैं आपको, इसी प्रकार से आप किसी और को बताएंगे। तो अब ये क्या है कि इस तरीके से जो ज्ञान प्रसारित होता रहे, वही ज्ञान क्या है, श्रुति संहिता, यानी सुन के हम जो है ये ज्ञान को जो है दूसरी जगह प्रसारित कर रहे हैं, कोई लिख के नहीं। हम लिपि ही नहीं है तो लिख कहाँ से पाएंगे, ठीक है। तो अब केवल सुनना है और उसको बोलना है और उसको जो समझना है, बस वही चीज़ है, ठीक है। तो वो जो है वैदिक सभ्यता है, तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो इसका जो है आपका आद्य ऐतिहासिक काल है, इसके हमने दो आधार बताए, ए एंड बी। ए में हमने क्या बताया, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो, साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन लिपि के अभाव में पढ़े नहीं गए। तो अब देखिए निर्भरता किस पर बनी हुई है, पूरी पुरातात्विक साक्ष्य पर। तो इसकी भी निर्भरता, इसकी भी निर्भरता किस पर है, पुरातात्विक साक्ष्य पर। इस पर तो श्रुति संहिता का जो है इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अभी यहाँ पर देखते हैं बी वाला क्या है। अब बी वाले में देखेंगे जब से कृषि का आरंभ हो, कृषि का आरंभ, तो अब देखिए यहां पर ये जब से कृषि का आरंभ माना जाता हो, अब इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा। तो अब देखिए यहां पर आ जाएगा आपका नव पाषाण काल, ठीक है। नव पाषाण काल हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, इस तरीके से। अब देखिए नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण, और बाकी पूरा डिबेट हम बाद में बताएंगे आपको कि नवपाषाण काल इसमें मध्य पाषाण काल क्यों नहीं आ रहा है। मध्य पाषाण काल एक्चुअली संक्रमणकालीन अवस्था है। वो अब ऐसे मान के चलिए कि 9000 से 1000 ईसा पूर्व तक इसका अगर काल है, तो 8000 से 4000 ईसा पूर्व मध्य पाषाण काल का मतलब जो है वो काल निर्धारण है। तो अब जो 9000 से, यानी एक बार हम लिख के बता देते हैं, 9000 से 1000 अगर काल नवपाषाण काल का है, तो 8000 से 4000 काल इसी के बीच में तो आता है ये ना, ये इन्हीं के बीच में तो आता है। तो अब ये संक्रमणकालीन अवस्था है। तो इसके बारे में हम लोग टॉपिक में जब आएंगे, एंटर करेंगे अंदर टॉपिक के, तो हम लोग इस पर जो है पूरी परिचर्चा होगी इस पर, ठीक है। कोई भी डाउट आपका मतलब रहेगा नहीं, वो सब क्लियर किया जाएगा आपका, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट फिर भी अगर रह जाता है तो आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं हमको, वो हम आपको जो है क्लियर करेंगे बाद में, ठीक है। तो अब देखिए ताम्रपाषाण काल, इसके अंतर्गत क्या हो गया, कृषि के आधार पर नवपाषाण काल और
ताम्रपाषाण काल। तो ये जो है इसमें जो है इसके अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरीके से ये दो आपको हमने बताया। अब तीसरा जो है, अब यही हमारा जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक कैसे है कि इसी के अंतर्गत जो है इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत साहित्यिक साक्ष्य भी पढ़ा जाता है, इसके अंतर्गत पुरातात्विक साक्ष्य भी है, इसके अंतर्गत विदेशी विवरण भी है, इसके अंतर्गत ताम्र लेख भी है। मतलब कहने का मतलब है, और जितना भी मतलब जो है साहित्यिक स्रोत है या जो भी है वो सब इसके अंतर्गत आता है। ये ऑथेंटिक हो जाता है थोड़ा जो है जो इतिहास है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो अब ये इतिहास को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आया कि ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो इससे आपको ये क्लियर हुआ कि ऐतिहासिक काल क्या होता है। ठीक है, फाइनली ये आपको समझ में आ गया। अब ये तीनों चीज़ें आपकी क्लियर हुई। चलिए अब हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पर चलते हैं कि जब आपको ये क्लियर हो गया कि ऐतिहासिक काल क्या होता है, तो अब जिसको नोट करना हो तो वो नोट कर सकते हैं। एक बार हम हट जाते हैं पूरा, ठीक है। तो आप लोग रोक के इसको वीडियो को लिख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि अपने टॉपिक को, जैसे अब हम लोग पढ़ना कैसे क्या है, अब ये समझिए। पहले तो अब हम लोगों ने इतिहास तो समझ लिया कि इतिहास क्या होता है, प्राक ऐतिहासिक काल क्या होता है, आदि ऐतिहासिक काल। अब हम लोगों को पढ़ना है टॉपिक वाइज। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट ही रहेगा, ऐसे मान के चलिए। बस शर्त यह है कि इतिहास आना चाहिए उस टॉपिक में, ठीक है, जो भी टॉपिक हो। तो अब समझिए, अब कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके इस चीज़ का, ठीक है। तो अब इतिहास में देखेंगे हम लोग अध्ययन कैसे करेंगे। तो इतिहास में हम लोग अध्ययन करेंगे 3 पार्ट में। तो सबसे पहला रहेगा प्राचीन भारत रहेगा, मध्यकालीन भारत रहेगा, और उसके बाद आधुनिक भारत। यानी 3 प्रकार के इतिहास रहेंगे आपको, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। जिसमें हम आपका पहला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत से स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे इसको पूरा ख़त्म करेंगे, ठीक है। आपका जो है आप लोग जुड़े रहिएगा। हम आपको डेली बेसिस पर लेक्चर बाय लेक्चर, उसमें जो है लेक्चर नंबर 1 या 1, 2 ऐसे करके हम आपको डालते रहेंगे, ताकि आपको कंफर्म होता रहेगा कि कौन सा लेक्चर आगे का है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। और सबसे पहला हम लोग टॉपिक क्या करते हैं, प्राचीन भारत को स्टार्ट करते हैं, और इसकी क्रोनोलॉजी को समझ लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक इसमें कैसे कैसे पढ़ना है। तो उस चीज़ को समझिए आप। तो प्राचीन भारत में जो है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो पहला टॉपिक रहेगा वो प्रागैतिहासिक काल, ये रहेगा प्रागैतिहासिक काल। फिर उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा, अब इसी में जैसे प्रागैतिहासिक काल जब पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रागैतिहासिक काल के बाद हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता। फिर उसके बाद इसी के आगे हम लोग क्या करते हैं, ताम्र संस्कृत को पढ़ लेंगे, ठीक है। ताम्र संस्कृत को पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जो है लौह काल को पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आगे वैदिक सभ्यता में प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता आगे टॉपिक कर रहेगा, आगे वैदिक सभ्यता, ठीक है। वैदिक सभ्यता के बाद हम लोग क्या करेंगे, वैदिक सभ्यता के हम लोग मौर्य काल में आएंगे, मौर्य काल में आएंगे। फिर उसके बाद मौर्योत्तर काल में जाएंगे, मौर्योत्तर काल का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद देन हम लोग क्या करेंगे, गुप्त काल में आएंगे, गुप्त काल, और फिर गुप्तोत्तर काल का अध्ययन करेंगे। और इस तरीके से फिर उसके बाद देन हम लोग क्या करेंगे, चलिए यहाँ से छोड़ देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दक्षिण भारत का इतिहास अलग से हम लोग पढ़ लेंगे,
ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा टॉपिक्स को खत्म करेंगे। अब इसमें देखिए थोड़ा और सिस्टम से समझ लीजिए कि इसके अंतर्गत क्या क्या जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही पढ़ाया जाएगा, बाकी सब जो है बहुत से ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी। इंपॉर्टेंट सेशन ही रहेगा आपका, बहुत ही सटीक क्वेश्चनों को बताया जाएगा और बहुत ही सटीक जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा प्रागैतिहासिक काल रहेगा। प्रागैतिहासिक काल में हम लोग क्या करेंगे कि पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल को हम लोग पढ़ लेंगे, जिसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए पूर्व पुरापाषाण काल, जैसे पुरापाषाण काल है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी डिवाइड कर लेंगे, जैसे पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, जिसमें भी जैसे मध्य पुरापाषाण काल, ये पूरी इनकी जो संस्कृति रहेगी, जैसे पूर्व पुरापाषाण काल की या मध्य पुरापाषाण काल की, उच्च पुरापाषाण काल की, तो इसमें जैसे मान लीजिए जो भी उपकरण पाए गए हैं, वो चाहे फलक संस्कृति रही हो या चापर चपिंग पेबुल या कुछ भी रहा हो, तो वो सब हम लोग पूरा अध्ययन करेंगे उसमें जब टॉपिक में आएंगे। ठीक है, तो वो पूरा टॉपिक और फिर उनसे जुड़े प्लेसेस जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो, तो ये सब जो है इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सब चीज़ें जो है हम आपको जो है टॉपिक के अंतर्गत पढ़ाएंगे कि जैसे पहलगाम है, आधुनिक कश्मीर में पड़ता है, वहाँ पर हैंडेक्स मतलब हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की गई, तो इस तरीके से मतलब जो है, और क्या है चॉपर, एक क्या है चॉपिंग, तो ये सब जो है उनकी चर्चा की जाएगी। ये प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत की जाएगी। इसी में आपका जो है जैसे आधुनिक मानव होमोसैपियंस का उदय होगा इसी युग में, और इसी युग में जो है पहिए का आविष्कार होगा, अग्नि का आविष्कार होगा, अग्नि के उपयोग से भी परिचित होंगे उसमें जो है। फिर उसके बाद जो है कृषि की शुरुआत हो जाएगी, और कृषि की शुरुआत होगी तो उसमें कुछ फसलें जो है उगाई जाएंगी। तो ये सब चीज़ें जो है आपको एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, फिर अध्ययन करेंगे उसका भी। ठीक है सॉरी। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में आ जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रागैतिहासिक काल से उतना क्वेश्चन नहीं आता है, हम स्पष्ट बता रहे हैं हम आपको कि उतना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं आता है जितना हड़प्पा सभ्यता से आता है। तो हड़प्पा सभ्यता से जो क्वेश्चन आता है, 1 सेकेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, कहाँ पे थे हम लोग, तो हाँ हड़प्पा सभ्यता में थे। हड़प्पा सभ्यता, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था। फिर उसके बाद जो है इसके प्लेसेस भी जानकारी देंगे कि जैसे हड़प्पा सभ्यता जैसे 20 लाख वर्ग किलोमीटर या 16 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली जो सभ्यता है, उसका 2-3% मात्र क्षेत्रफल खोदा गया है, और बहुत सा जो है इसमें भंडार निकला हुआ है, ऐसे समझ लीजिए। बहुत मात्र छोटे से क्षेत्रफल को खोदने के बाद भी हम लोगों को जैसे चनहुदड़ो हुआ, लोथल हुआ, धौलावीरा हुआ, रोपड़ हुआ, बहुत से मतलब ऐसे बहुत से प्लेसेस जो है, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ये सब मतलब हड़प्पा सभ्यता ही इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर और सबसे पहला खोदा हुआ नगर। ठीक है, जैसे जैसे सबसे पहले जो प्राप्त किया गया खुदाई हुई जिसकी, तो वो हड़प्पा नगर था, तो इसलिए उसको जो है हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और उसमें जो है जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य रहेगा, जैसे इसका पूर्वी किनारा, पश्चिमी किनारा और जो भी रहेगा वो सब बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो वो आप टेंशन नहीं आपको लेना है, इसमें हम पूरा आपको क्लैरिफिकेशन देंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, और कोई भी टॉपिक आपका जो है उसमें कोई भी पॉइंट को मिस नहीं किया जाएगा, सिस्टम से पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हड़प्पा सभ्यता के बाद आपका वैदिक सभ्यता आ जाता है। वैदिक सभ्यता में हम लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 भागों में तोड़ लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। यहां से बहुत सी शब्दावलियां, जैसे अघन्या, सूर्य को कितनी बार जो है मतलब डिनोट किया गया है, ठीक है, ऋग्वेद में, या जो ऐसे मतलब इसमें वेद हैं, पुराण है, उपनिषद सब आ जाता है इसमें, इसलिए ये इसमें जो है बौद्ध, जैन और सब पूरा इसमें आ जाता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक मतलब काल पूरा इसके अंतर्गत जो है विकसित होगा। तो अब ऐसे समझ लीजिए कि इसको जो है हम लोग 3 भागों में बांट लेते हैं। तो इसका शुरुआती हम कर लेते हैं 1500 BC, 1500 BC कर लेते हैं, और फिर उसके बाद 1500 BC से 1000 BC तक इसको हम लोग क्या करते हैं, पूर्व वैदिक काल कहते हैं। पूर्व वैदिक काल, ठीक है, या ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। तो आप देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं पूर्व वैदिक काल, तो ये ध्यान रखिएगा, इसी को वैदिक काल के नाम से भी ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद 1000 से 600 BC, यह जो काल है यह कहा जाता है
उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद जो तीसरा है सूत्र काल, या इसको कह सकते हैं बुद्ध काल, बुद्ध काल या महाजनपद काल इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो कहना चाहें आप जो है, इसका भी काल जो है वो आपका 600 से 300 BC है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। इसमें हमने क्या बताया, वैदिक सभ्यता में 3 आपको बताए, 1500 BC से 1000 BC, सॉरी 100 लिख गया है, 1000 करो इसको। फिर उसके बाद 1000 से 600 BC, 600 से 300 BC। तो इस तरीके से इसका 3 हम भागों में बांटे हैं इसमें। अब इसमें थोड़ा हम आपको बताते हैं, बाकी पूरा टॉपिक उसमें जो है जब समझाएंगे तो हम आपको बताएंगे, ताकि आप थोड़ा जो है, क्योंकि इस वीडियो का भी आप लाभ लें थोड़ा कम से कम। तो अब 1500 से 1000 है, तो अब इसमें जो है आपका जनजातीय समाज रहेगा, और जनजातीय समाज रहेगा ये भी पढ़ाया जाएगा, और फिर उसमें सभा समिति विदत, ठीक है, या दशराग युद्ध आर्य और अनार्यों के बीच, या जो भी है इसके अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। इसी में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब जो है पूरे वेद पढ़ाए जाएंगे आपको। फिर उसके बाद ये सब पढ़ाने के बाद आपका जो है ये आएगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में आपका जो जैसे मत लीजिए जो आश्रम व्यवस्था है, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ठीक है, तो ये सब पूरा सब जो है उसमें सब चर्चा की जाएगी। उसमें जो है आपका उत्तर वैदिक काल में आएगी। उसमें जो है स्त्रियों की दशा कैसी रही, किस किस चीज़ का निर्माण हुआ, कैसे क्या जो है उसमें कौन सी विदुषी महिलाएं थीं कि नहीं थीं, वो सब पूरी चर्चा परिचर्चा होगी उस पर जो है टॉपिक पर। फिर सूत्र काल आएगा, जिसको बुद्ध काल के नाम से भी जाना जाता है, 600 से 300। यह काल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें क्या होगा कि जैन धर्म उद्भव होगा, बौद्ध धर्म का भी उद्भव होगा, 16 महाजनपद बनेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल, उसमें जो है क्या हुआ, हम वैदिक सभ्यता नहीं कह रहे, ऋग्वैदिक काल कह रहे हैं। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि उसमें क्या हुआ था कि हम लोग छोटे छोटे जन मिलकर जो है मतलब जनपद बने, फिर महाजनपद बने। तो अब ऐसे करके जो है धीरे धीरे ये जो है बड़े स्तर पर जो है महाजनपद बन गए हैं। अब महाजनपदों में राजा रहेंगे, ठीक है। तो अब जैसे पहला जो साम्राज्य बनेगा वो हर्यक वंश बनेगा, वो हम लोग टॉपिक में पढ़ाएंगे हम आपको जो है कि कैसे क्या जो है साम्राज्य बनेंगे। लेकिन अब जो है वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, तो बुद्ध एक तो पढ़ेंगे, बुद्ध से क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, महात्मा बुद्ध से, और एक जो है महावीर स्वामी से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। उसमें हम लोग पूरा एकदम जो है सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम लोग पूरा खत्म करेंगे उसको जो है। फिर उसके बाद जो है जब ये बुद्ध काल को, इसमें जो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे क्या रहेगा तो वो भी हम आपको बताएंगे, कैसे इंपॉर्टेंट को उसको कैसे पढ़ना है, कैसे उसको याद रखना है, वो सब बताएंगे आपको। फिर उसके बाद आ जाता है वैदिक सभ्यता के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो है हर्यक वंश का उदय हो जाएगा। हर्यक वंश में के बाद जो है फिर क्या होगा कि जैसे 16 महाजनपद उदय हो जाएगा। उसमें सबसे बड़ा महाजनपद जो होगा वो मगध रहेगा। मगध में जो है मगध अपार शक्ति का जो है एक पूरा जो है साम्राज्य रहेगा, क्योंकि वो जो है उसके पास रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो इस तरीके से उस पर नज़र सबकी रहेगी। अब फाइनली क्या होगा, उस पर जो है जैसे जो साम्राज्य होगा वो पहला हर्यक वंश रहेगा, फिर उसके बाद आपका जो है शिशुनाग वंश आएगा, फिर उसके बाद नंद वंश आएगा, और फिर फाइनली मौर्य वंश का जो है प्रादुर्भाव मतलब यानी प्रकट हो जाएगा। फिर उसके बाद मौर्य वंश आएगा। तो मौर्य वंश जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, इसको भी जैसे जब पढ़ेंगे तो हम लोग ऐसा नहीं पूरा मौर्य वंश पूरा जो है एकदम एक्सप्लेन करें, ऐसा नहीं। उसमें भी जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है तो उस पर भी फोकस करेंगे ताकि आपको जानकारी हो, लेकिन उस पर थोड़ा हल्का कम रहेगा फोकस। अब देखिए मौर्य काल में आपको पढ़ना क्या क्या है। मौर्य काल में जैसे आपको बिंदुसार, चलिए ठीक है बिंदुसार पढ़ लिया अपने सामान्य स्तर पर, लेकिन आपको पढ़ना उसमें मौर्य साम्राज्य में अशोक को रहेगा। अशोक जो सम्राट हैं तो उनके बारे में हम लोग पूरा गहन चर्चा करेंगे। उनके जो है अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, गुहा लेख हैं, ठीक है, स्तंभ लेख हैं, या मतलब जो भी है ताम्रपत्र हैं, या जो भी है उनके जो है, तो उनको हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे उसमें चाहे रानी का अभिलेख हो या जो भी अभिलेख हैं कुल मिलाकर, तो वो सब जो है हम लोग चर्चा करेंगे कि जैसे जो है। और फिर उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, मौर्योत्तर काल पे आएंगे। मौर्योत्तर काल में भी चर्चा करेंगे। मौर्योत्तर काल में जो भी जैसे शुंग वंश आएगा, ठीक है, डेमेट्रियस वंश आएगा, मिनांडर जैसे ये सब जो है सब आएंगे, उसी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। जो विदेशी आक्रमण होंगे तो उस तरीके से जो है वहाँ पर भी जो है बनेंगे। तो ये सब पूरा जो है सब उसमें आएगा मौर्योत्तर काल में, ठीक है। यानी मौर्य के बाद का जो काल होगा, जब मौर्य साम्राज्य का विघटन होगा, फिर उसके बाद जो है जो साम्राज्य बनेंगे छोटे छोटे वो, या विदेशी आक्रमण होगा, तो उस आधार पर जो है वो सभी जो है
मौर्योत्तर काल के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग। उनको पढ़ने के बाद फिर उसके बाद आ जाएगा गुप्त साम्राज्य आ जाएगा। फिर गुप्त साम्राज्य में हम लोग क्या करेंगे, गुप्त साम्राज्य को पढ़ने के क्रम में कि हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जैसे मान लीजिए जो भी संस्थापक हुआ या जो भी हुआ, मतलब जैसे श्रीगुप्त जैसे जो भी संस्थापक हुए 280 के आसपास, जो भी उन्होंने जो है BC के आसपास जो है स्थापना की। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे इनका काल चलता रहेगा। उसमें भी जो इंपॉर्टेंट शासक रहेगा उनको हम लोग ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे उसमें जो है जैसे मान लीजिए आपका चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, या जो है आपका क्या नाम, सॉरी, समुद्रगुप्त हो गया, या जो भी और भी जो है जितने भी कुमारगुप्त हो गए, तो उनका जो भी उन्होंने काम किया है तो उनको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेन के साथ ही हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से गुप्त साम्राज्य को ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद जो है गुप्तोत्तर काल आएगा, यानी गुप्त काल जब समाप्त होगा तो इसका भी विभाजन होगा। इसमें भी जो है छोटे छोटे साम्राज्य जो है वो विकसित होंगे। तो इस तरीके से जब छोटे छोटे साम्राज्य विकसित होंगे तो उनमें भी जो है जैसे मान लीजिए हर्ष का काल आएगा, वर्धन वंश आएगा, ठीक है। तो वर्धन जो इंपॉर्टेंट रहेगा वही हम लोग जो है ज़्यादा चर्चा करेंगे, बाकी चर्चा तो चलती रहेगी। तो इस तरीके से इसमें भी जो है गुप्तोत्तर में भी फिर हर्ष वगैरह का पूरा काल पढ़ लिया जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ये सब पूरा इस तरीके से पूरा एक कंप्लीट करते हुए हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद जो है जो प्राचीन भारत में जो आपका जो है छठी, यानी जब बुद्ध काल चल रहा होगा उसी के बाद जो है उसके बाद से फिर दक्षिण भारत में भी इतिहास चालू हो जाता है। जैसे हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं लगभग वो उत्तर भारत का इतिहास होता है। कि जैसे मान लीजिए अगर भारत की ऐसे लोकेशन पूरी हम लें तो इस तरीके से ये पूरा जो है, तो इस तरीके से अब ये हम लोग जो है यहाँ से ये पूरा ऊपर का हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। ये पूरा ऊपर का हम लोग, ये नीचे का इतिहास, ये यहाँ का ये दक्षिण भारत का इतिहास है। ये भी चल रहा था इतिहास, लेकिन इस पर नज़र नहीं होती है लोगों की, ठीक है। तो इस पर भी नज़र रखना है कि जैसे जो दक्षिण भारत का इतिहास रहेगा वो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसमें भी जैसे सबसे पहले चालुक्य आएंगे। चालुक्य में भी जैसे जो है बादामी के चालुक्य, विंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। फिर चोल, फिर उसमें जो है जैसे मान लीजिए पांड्य शासक आएंगे या जो भी है, मतलब जो है तो उनको सबको पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। चालुक्य, चोल और ये सब पूरा जो है उसमें आएगा। तो ये दक्षिण भारत का ये भी इंपॉर्टेंट है। उसमें स्थापत्य कला का भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। कि जैसे मान लीजिए लिंगराज मंदिर हुआ, या जो है बहुत से मंदिर हुए, बृहदेश्वर मंदिर हुआ, तो ये सब जो है पूरी उन पर जो है उनकी भी एक रूपरेखा को तैयार किया जाएगा। उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे समझ लीजिए। तो उनको भी हम लोग इसके बाद में क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का प्लान जो है आज रहेगा, ठीक है। ये हमारा प्लान है, मतलब कि हम इस तरीके से इसको सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद जो है लेकिन क्या होगा कि अब हम लोग जो है क्या करते हैं कि नए लेक्चर में, यानी अब हम लोग जो है, ये तो हमारा आज का जो क्लास था वो वर्कशॉप क्लास था। आज हम आपको केवल ये बताना चाहते थे कि इस तरीके से हम आप जो है क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अब लेकिन ये ध्यान रखिएगा, रेगुलर बैच चालू हो रहा है और इसमें जो है आपको डेली बेसिस पर लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप सभी लोग जो है जुड़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जिसने भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो सब्सक्राइब करें, ताकि जल्दी से जल्दी फिर उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, कुछ समय बाद फिर लाइव भी जो है धीरे धीरे कुछ ना कुछ जो है बनता रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है, पूरा टारगेट है कि हम जिस तरीके से इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए क्लास के लिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जो है प्राचीन में प्रागैतिहासिक काल को, पूरा प्रागैतिहासिक काल ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है नेक्स्ट क्लास का जो है हमारा वेट करेंगे और हम आपको जल्द ही जो है इसका भी जो है यहाँ से डालेंगे। फिर उसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता को जल्दी से पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से पूरा थोड़ी क्लास जो है 1-1 घंटे की हो सकता है, 1-1 घंटे से कम तो नहीं रहेगी क्लास। तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे टॉपिक वाइज थोड़ा थोड़ा करके इसको पूरा जो है संपूर्ण ख़त्म करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है जल्द ही आपका मैथमेटिक्स का भी बैच एक चालू होने वाला है। तो वो भी जल्द ही आपका जो है सूचित कर दिया जाएगा कि कब जो है मैथमेटिक्स का चालू होने वाला बैच है। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।